गुड इवनिंग बच्चों। ये जो पेपर हमारे पास है ये है क्लास 11th का, जो कल आपका पेपर हुआ था। ठीक है, आज हम इसके आंसर की डिस्कस करेंगे। ओके, तो पहला आपका सेक्शन ए था जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स आर यूनिटलेस। तो इसका जो आंसर है बेटा, इसका आंसर है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्यों? क्योंकि मोल फ्रैक्शन आपको पता है कि अगर आप निकाल रहे हो तो ऊपर भी नंबर ऑफ़ मोल्स आते हैं और नीचे भी नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ सोल्यूशन आते हैं। तो ऊपर भी मोल्स हैं, नीचे भी मोल्स हैं, तो यूनिट क्या हो जाएगी? कैंसिल आउट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? मोल फ्रैक्शन। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है आपका वन ऑफ द स्टेटमेंट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी गिवन बिलो। कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन द फिक्स्ड रेशियो। जैसे सपोज H2O की बात करते हैं, वो 1:8 में होता है और हर जगह 1:8 में ही होता है। ये वाला रूल था ना, और ये रूल कौन सा है? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। इसका आंसर ये रहा। उसके बाद है द नंबर ऑफ रेडियल नोड्स फॉर 3p ऑर्बिटल इज। अब आपका नंबर ऑफ़ नोड्स निकालने का एक फॉर्मूला होता है n-l। ठीक है, n-l, इसने 3p बोला है तो n क्या हो गया मेरा? 3। p के लिए हम क्या करते हैं? 1 लिखते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया मेरा, फॉर्मूला है n-l -1 तो -1। तो इसका आंसर मेरा सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 3 - 2 यानी कि 1। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी। उसके बाद आता है अमंग्स्ट हैलोजेंस विच वन हैज़ हाईली नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और ये हम पढ़ते हुए आए हैं हमेशा कि क्लोरीन की जो है हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है। उसके बाद आपका नेक्स्ट आंसर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज़ हैव डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। तो यहाँ पे आएगा बेटा आंसर NH3, क्योंकि N के ऊपर लोन पेयर भी होता है आपका। ठीक है, आपका ऐसे बनता है NH3 ज्योमेट्री होती है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है 6th, रिएक्शन A + B gives C + D + Q। इसकी पॉजिटिव एंट्रोपी चेंज है। ठीक है, और आपको पता है एंट्रोपी चेंज है तो वो किसी भी टेम्परेचर पे पॉसिबल हो जाएगी। तो इसका आंसर है डी, पॉसिबल एट एनी टेम्परेचर। अगर पॉजिटिव एंट्रोपी है तो किसी भी चेंज उस टेम्परेचर पे पॉसिबल है। उसके बाद 7th क्वेश्चन है आपका बेटा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन N2 + 3H2 gives 2NH3। आपको जो है फॉर्मेशन दे रखा है रिएक्शन की। ठीक है, H जो पहली दे रखी है रिएक्शन की दे रखी है, आपको निकालनी है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो रिएक्शन की दे रखी है अपॉन नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ देखिए, यहाँ पे 2 हैं, इधर की साइड कितने हैं? 3 और 1 4। तो 4 - 2 कितना हो गया आपका? 2। तो इसलिए आप 2 से डिवाइड कर दोगे और जो आपका आंसर आएगा वो कितना आएगा? -46.2 किलो जूल पर मोल। तो इसका आंसर हो गया आपका ए। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा एसिडिटी ऑफ BF3 कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो एसिडिटी जो है वो ऑब्वियस आप एसिड की फाइंड आउट करोगे, बेसिसिटी बेस की फाइंड आउट करोगे, तो वो कॉन्सेप्ट आप लुइस से फाइंड आउट करोगे, क्योंकि एसिड बेस की बात हो रही है तो लुइस कॉन्सेप्ट की बात हो रही है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एट 500 Kelvin इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन इज 25। ठीक है, आपको निकालना है रिवर्स रिएक्शन के लिए। तो आपका एक फॉर्मूला था रिवर्स रिएक्शन के लिए, जब आप निकालते हो तो जो Kc की वैल्यू है उसको उल्टा कर देते हो। ठीक है, ये रिवर्स रिएक्शन के लिए निकल जाएगा, तो आपका जाएगा 1/25 यानी 0.04। तो ये उसका आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ KMnO4। Mn का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है KMnO4 में। जब आप इसको सॉल्व करोगे +1 तो हो गया K का, Mn का हमने मान लिया X, ऑक्सीजन का आपने मान लिया -2 होता है और साथ में 4 ऑक्सीजन है, =2 में 0। तो आ जाएगा आपका +1 + X -8 0। तो x - 7 = 0, तो x = 7। तो आपका आंसर आ जाएगा 7। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिटेड बाय हाइड्रोजन इन इट्स वेरियस कंपाउंड्स आर। बेटा हाइड्रोजन +1 भी दिखाता है, -1 भी दिखाता है और किसी किसी कंपाउंड में 0 भी दिखाता है। ठीक है, उसके अलावा 12th क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज है डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल इन शेप। बेटा जो कार्बोनाइंस होते हैं वो डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल शेप्स में होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। तो इस कंपाउंड का नाम क्या है बेटा? इस कंपाउंड का नाम है आपका 4-ऑक्सोपेंटानोइक एसिड। अब देखिए, आपको इसको प्रेफरेंस देनी है
ठीक है। तो 1 2 3 4 पे है, ठीक है। ऑक्सो ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। पेंटानोइक 5 कार्बन का है तो पेंटा, COOH का ग्रुप है तो ओइक एसिड, ठीक है। 1 2 3 4 5 पेंटानोइक क्योंकि C कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, और 4 पे आपका ऑक्सो ग्रुप जुड़ा हुआ है तो आप क्या करेंगे 4 ऑक्सो पेंटानोइक एसिड। उसके बाद है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ जीरो डाइपोल मूवमेंट। जीरो डाइपोल मूवमेंट किसका होगा? तो बेटा जो ट्रांस स्ट्रक्चर्स होते हैं, ट्रांसब्यूटिन बना के देखिए उसका स्ट्रक्चर, आपका ट्रांस वाले का जो है डाइपोल मूवमेंट वो क्या निकल के आएगा? ज़ीरो, ठीक है, क्योंकि वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो जो आपका एरोज हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगे और इसका डाइपोल मूवमेंट निकल के आएगा 0। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका असर्शन रीजन। तो फर्स्ट में 15th है इसके अंदर, assertion the last electron in potassium atom enters into 4s orbital and not 3d orbital, ठीक है। तो ये वाली लाइन तो सही है कि जो पोटेशियम है उसमें जो एटम है वो एंटर करता है 4s ऑर्बिटल में, ना कि 3d ऑर्बिटल में, ठीक है। रीज़न क्या है? n+l रूल फॉलो होगा क्योंकि जो सबसे लोएस्ट एनर्जी का होता है वो पहले फिल करते हैं और हाईएस्ट एनर्जी का बाद में फिल करते हैं। तो दोनों भी सही है, रीज़न भी सही है, असर्शन भी सही है, तो इसका आंसर है आपका ए। 16th है आपका फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल विच इज़ करेक्ट, ठीक है। रीज़न क्या है इसका कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जनरली डिक्रीजेज होती है और मूविंग लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड। तो बेटा ये रीज़न गलत है, ठीक है, रीज़न इज़ रॉन्ग, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा आपका सी, यानी कि ए ठीक है आपका, असर्शन बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो रीज़न दिया गया है वो गलत दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18th वाले में आपका बेटा अमंग आइसोमेरिक पेंटेन्स 2,2 डाइमेथाइल पेंटेन हैज़ द लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। जब आप पेंटेन के आइसोमेरिक स्ट्रक्चर्स बनाएंगे तब आप देखेंगे 2,2 डाइमेथाइल पेंटेन है, इसमें ब्रांचिंग कम है तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा, ठीक है। और रीज़न क्या है? ब्रांचिंग डज नॉट इफेक्ट द बॉइलिंग पॉइंट। अभी मैंने बोला कि ब्रांचिंग तो इफेक्ट करेगी, तो ये वाला पॉइंट क्या है? गलत है। तो इसका आंसर भी क्या है? सी। ए तो ठीक है लेकिन सी क्या है इसका? गलत है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, स्टेट लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। मल्टीपल प्रोपोर्शन स्टेट लॉ क्या कहता है आपका कि जब दो एलिमेंट को आप कंबाइन कर रहे हो, दो एलिमेंट को आप आपस में कंबाइन कर रहे हो, तो एक का वेट लिया, दूसरे का फिक्स वेट लिया, आपस में कंबाइन किया उनको, जब उनके वेट्स को आप आपस में फिक्स रेशियो में उनके रेशियो निकालोगे तो वो एक सिंपल होल नंबर की रेशियो आएगी, ठीक है। प्रॉपर डेफिनेशन आपके एनसीईआरटी बुक में दी गई है। उसके बाद है 0.5 Na2CO3 और 0.5 मोलारिटी Na2CO3 में क्या डिफरेंस है? इसका मतलब है कि 0.5 मोल है Na2CO3 के, यानी अगर मैं बोलूँ कि भैया 0.5 इसका जो आपका मास होता है वो कितना होगा पूरा इंटू में 106, यानी कि 53 ग्राम Na2CO3 में इतने मोल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। और मोलारिटी का मतलब है कि 0.5 मोल, मोलारिटी का मतलब है कि 53 ग्राम जो है वो प्रेजेंट है 1 लीटर सोल्यूशन में। ये 53 ग्राम जो प्रेजेंट है वो 1 लीटर सोल्यूशन में प्रेजेंट है, इसका मतलब ये है, ये मोल है और ये मोलारिटी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20, ड्रॉ द शेप ऑफ डी ऑर्बिटल विच डज नॉट हैव 4 लोब्स। बेटा एक ही केस होता है ऐसा जिसके पास 4 लोब्स नहीं होते, ठीक है, वो इस तरीके से बनाते हैं, ऐसे देखिए इसमें 4 लोब्स नहीं है, और ये केस होता है आपका dz² का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, हाउ मैनी सबशेल्स आर एसोसिएटेड विद n = 3, ठीक है, यानी कितने सबशेल्स आपके n = 3 में लोकेटेड हैं। n को 3 बोल दिया गया है तो l की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 1 या फिर 2, S0 P1 D, यानी SP-D सबशेल्स आपके लोकेटेड होंगे कब? जब n = क्या होगा आपका 3। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है क्रोमियम की। क्रोमियम आपको पता है एक्सेप्शन है, तो क्या होगी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 4s1 3d5, क्योंकि ये क्या होता है आपका हाफ फिल्ड होता है ना कि फुल्ली फिल्ड होता है, एक्सेप्शन के अंदर आता है ये, ठीक है। उसके बाद वाई इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि 3d5 जो है वो हाफ फिल्ड है तो मोर स्टेबल है, ठीक है, इसलिए ये एक्सेप्शन में होता है। और ये वाला आपको अब सोनम मैम ने एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वीडियो डाली हुई है, उसमें सारा अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप प्लीज़ उसको भी देख लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टेट पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है कि जब भी आप इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं तो हमेशा अपोजिट स्पिन में फिल करेंगे, यानी अगर एक ऊपर इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हो तो दूसरा बेटा नीचे फिल करोगे, फिर एक ऊपर फिर एक नीचे, ठीक है। पहले सिंगली फिल करते हैं, फिर पेयरिंग करते हैं, तो जो पेयरिंग कर रहे हैं उसमें एक ऊपर स्पिन आएगा, एक नीचे स्पिन आएगा,
ठीक है। उसके बाद है राइट द रिलेशनशिप बिटवीन एनर्जी ऑफ फोटोन एंड वेवलेंथ। तो बेटा इसका फॉर्मूला जो है, इसका फॉर्मूला है इक्वल्स टू hc/λ। ठीक है, ये रिलेशनशिप हो गया किसका, वेवलेंथ का, और किसका, एनर्जी ऑफ फोटोन का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कैटायंस आर स्मॉलर इन रेडियाई एंड देयर पेरेंट्स एटम। तो ऑब्वियस है कि कैटायंस जो हैं रेडियाई में स्मॉल। कैटायंस क्या होता है बेटा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अगर कोई एक एटम है, सपोज मैंने बोला कि Na, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 11। ठीक है, अब इसका एटॉमिक साइज बड़ा होगा, जब एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो ये क्या बन जाएगा 10। अब ऑटोमेटिकली एक इलेक्ट्रॉन हो गया तो वो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, बिकॉज कैटायन इज हैविंग अ लार्जर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फॉर इलेक्ट्रॉन दैन इट्स पेरेंट एटम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बोरोन हैज स्मॉलर फर्स्ट ट्रांजिशन एंथैल्पी देन बेरिलियम। तो बेटा बिकॉज जो 2s इलेक्ट्रॉन हैं वो ज़्यादा अच्छे से पेनिट्रेट करेंगे टूवर्ड्स द न्यूक्लियस, और इसमें जो 2p इलेक्ट्रॉन्स हैं बोरोन के मुकाबले, यानी जो फर्स्ट ट्रांजिशन एंथैल्पी का मतलब क्या है कि जो 2s इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, वो ज़्यादा पेनिट्रेट करेंगे किसकी तरफ, न्यूक्लियस की तरफ, rather than 2p electrons in boron। क्लियर हो गया बेटा, दोबारा रिपीट करती हूँ, 2s इलेक्ट्रॉन्स आर मोर पेनिट्रेटेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस देन 2p इलेक्ट्रॉन्स इन बोरोन। उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का मतलब होता है जिनके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला Na+ ही ले लीजिए, इसके हो गए 10, ठीक है, और नियॉन इसके भी हो गए 10, तो दोनों में 10-10 है। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं K+ या Ca2+, ठीक है, या फिर आप Na+ और Fe- भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए। ठीक है, उसके अलावा राइट अ कैटायन एंड एनायन विच इज़ आइसोइलेक्ट्रॉनिक विद आर्गन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइसोइलेक्ट्रॉनिक विद आर्गन कौन से हैं। तो अगर मैं बोलूँ आर्गन के साथ तो Na+ भी हो गया, ठीक है, K+ भी हो गया, Ca2+ भी हो गया। ठीक है, ये तो कैटायन में आ गया। एनायन में क्या आ गया, Cl- आ गया, S2- आ गया। आर्गन में कितना होता है 18 होता है ना, तो आप इनका निकाल के देखिए, Cl का हो गया 17 और एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो कितना हो गया 18, तो सेम चला गया। ऐसे आपका सल्फर का आएगा 16 और 2 इलेक्ट्रॉन ले कितना हो गया 18। उसके बाद आता है बेटा अमंग्स द एलिमेंट ऑफ थर्ड पीरियड फ्रॉम सोडियम टू आर्गन पिक आउट द एलिमेंट जिसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, हाईएस्ट होगी। ठीक है, तो ऑब्वियस है सोडियम से आर्गन की तरफ जा रहे हो तो आर्गन तो फुल्ली फिल्ड होता है, तो उसमें से तो कोई निकालेगा नहीं इलेक्ट्रॉन, तो आर्गन की सबसे ज़्यादा जो है हाईएस्ट एनर्जी होगी। और एटॉमिक रेडियस किसका होगा, Na का। क्यों, क्योंकि आप Na से आर्गन की तरफ जा रहे हो। तो लास्ट वाला जो है लेफ्ट टू राइट, ठीक है, इसकी हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी और पहले वाले का एटॉमिक रेडियस ज़्यादा होगा, क्योंकि एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। उसके बाद आता है 24 में आपको बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए आप क्या करते हैं कि जितने O हैं ऑक्सीजन उसको बैलेंस करने, सपोज यहाँ पे 3 हैं, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 3H2O ऐड कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे ऑक्सीजन तो पूरे हो गए लेकिन हाइड्रोजन बढ़ गए। ठीक है, अब हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पे उतने ही क्या कर दूँगी 10H+ सपोज हाइड्रोजन ऐड कर दूँगी। अब बाकी जिंक वगैरह जो हैं आप उनको देख लीजिए, तो आपका आंसर जो बैलेंस करके आएगा वो आएगा 4Zn + NO3- + 10H+ गिव्स 4Zn2+ + NH4 + 3H2। ये आपका फाइनल आंसर आएगा जब आप पूरी इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका 25 ड्रॉ सी हॉर्स प्रोजेक्शन। सी हॉर्स प्रोजेक्शन वाला क्लिप्स स्टैगर्ड फॉर्मेशन में आपको यहाँ बना के दिखाती हूँ, देखिए H ये हो गया आपका इक्लिप्स्ड, ठीक है, और ये है आपका H ये आपका स्टैगर्ड। आपके NCERT की बुक में भी ये बहुत क्लियरली दे रखा है। स्टैगर्ड ज़्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है बिकॉज ये जो आपके हाइड्रोजन होते हैं ये फार अपार्ट होते हैं, ठीक है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस कम होती है और इसमें इतना डिस्टेंस इनके बीच में नहीं होता, ये फार अपार्ट कम होते हैं, एक के पीछे एक होता है, तो इसमें क्या नाम है स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका ये वाला CaCO3 रिएक्ट्स विद एक्वस HCl टू गिव CaCl2 + CO2। तो इसको कैसे आप लोग सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए बेटा मैं आपको अलग से दिखाती हूँ। सपोज आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखिए एक सेकेंड बेटा, 1 मोल CaCO3 में क्या है 2 मोल HCl बोले हुए हैं,
ठीक है। मोल्स ऑफ HCl कितना हो गया 25 इंटू 10⁻³ लीटर, साथ में कितना दे रखा है 0.75 मोल पर लीटर। जब इसको मोल्स ऑफ HCl निकालेंगे तो आपका आएगा 10⁻³ मोल। ऐसे आप मोल्स ऑफ CaCO3 निकाल लो, क्योंकि क्वेश्चन में क्या है देखिए, CaCO3 रिएक्ट्स विद HCl टू गिव इतना CaCl2 और CO2 अकॉर्डिंग टू रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन में आपको कितने दे रखा है 0.75 HCl दे रखा है, और आपसे मास पूछा है कितना CaCO3 का। तो सबसे पहले मोल्स निकालने हैं आपको। ठीक है, तो COCA3 का मोल्स निकालेंगे, इनटू में 1 मोल CaCO3 अपॉन में 2 मोल HCl। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 10⁻³ मोल ऑफ CaCO3। ठीक है, CaCO3 का जो मोल आया है उसके बाद बेटा आपको निकालना है मास। तो मास कैसे निकालेंगे आप, मास ऑफ CaCO3। ठीक है, 9.38 10⁻³ मोल आया है आपका CaCO3 का, इनटू में 100 ग्राम CaCO3 अपॉन में 1 मोल। तो इसका जब आंसर करेंगे तो 0.938 ग्राम आपका आंसर आएगा। तो इसका आंसर बेटा जब आप सॉल्व करेंगे पूरा तो इसका आंसर आ रहा है 0.938 ग्राम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 27 में आपका पहला है हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो बेटा हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम आप एक साथ पता नहीं कर सकते हो। ठीक है, इसके एग्जैक्ट डेफिनेशन बुक में है, आप इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन देख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ़ द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मेजर्ड विद एक्यूरेसी दिस कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी ऑफ द मोमेंटम। तो आपका जो फॉर्मूला है वो बेटा ये है ΔX इंटू ΔP h/4π। ठीक है, आपको मोमेंटम कैलकुलेट करना है, यानी कि P कैलकुलेट करना है। X की वैल्यू आपको गिवन है, नैनोमीटर में दे रखी, मीटर में चेंज कर लीजिएगा। आपको पता है कि कितना होगा, जब नैनोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो ये आएगा 2 इंटू 10⁻⁻12 मीटर। ठीक है, H आपको पता है प्लैंक कांस्टेंट है, वैल्यू दे रखी है। ठीक है, यहाँ से आप जब ΔP की वैल्यू सारी इक्वेशन में पुट करके निकालेंगे तो ΔP आपका निकल के आएगा 2.638 इंटू 10⁻⁻23 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, X दे रखा है, मीटर में चेंज कर लीजिए, P निकालना है, H की वैल्यू पता है, 4 पता है, पाई की वैल्यू पता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, फॉर द रिएक्शन 2A + B गिव्स D, ΔU की वैल्यू गिवन है, ΔS की वैल्यू गिवन है, ΔG निकालना है। तो आपको फॉर्मूला पता है ΔH0 ΔU प्लस ΔNG/RT पता है आपको। अब आपको सारी वैल्यूज़ गिवन है, ΔU की भी गिवन है, NG आप निकाल सकते हैं, बिकॉज देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो कितने मोल आ गए आपके 3 - 1, तो कितने आ गए 2 आ गए। ठीक है, अब आपको R की वैल्यू पता है कितनी आएगी 8.314 10⁻³ T की कितना दे रखा है आपको 298 केल्विन। तो यहाँ से जब ΔH निकालेंगे तो ΔH आपका आ जाएगा -12.978 किलो जूल। ΔH निकाल लिया। ठीक है, ΔG निकालना है लेकिन हमें, तो ΔG भी निकल जाएगा। ΔG का फॉर्मूला क्या होता है, ΔH इक्वल्स टू में T ΔS। तो ΔH और G बराबर है, ΔH की वैल्यू निकाल ली है आपने, T आपको पता है, ΔS की वैल्यू आपको दे रखी है, यहाँ से ΔG की वैल्यू आपकी निकल जाएगी 0.164 किलो जूल। ठीक है, उसके अलावा क्वेश्चन नंबर है 29 में बेटा आपको क्या करना है, कैरियस मेथड से निकालनी है आपको परसेंटेज किसकी, क्लोरीन की। तो कैरियस मेथड का जो फॉर्मूला है बेटा वो आपका होता है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, % ऑफ क्लोरीन कैरियस मेथड का, यह है 35.5 अपॉन में 143.5 इंटू मास ऑफ AgCl इंटू में 100 अपॉन में मास ऑफ कंपाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द प्रिंसिपल ऑफ क्रोमोटोग्राफी। तो क्रोमोटोग्राफी का प्रिंसिपल क्या होता है बेटा, जो भी कलर्ड सब्सटेंसेज हैं उनको सेपरेट आउट करता है ये। ठीक है, आपने लैब में परफॉर्म किया होगा कि जो कलर्ड सब्सटेंसेज हैं उनको सेपरेट आउट करता है। ठीक है, और इसकी पूरी आपकी जो डेफिनेशन है वो आपके बुक में भी गिवन है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 30। एक बार ये फटाफट से देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका इसमें क्वेश्चन नंबर 30 में कि सोडियम सॉल्ट ऑफ
which acid will need to be preparation of propane when heated with soda lime. ठीक है, सोडा लाइम इज NaOH. ठीक है, तो इसका बेटा रिएक्शन जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे CH3 CH2 CH2 COONA. ये सोडियम का सॉल्ट है. जब इसको NaOH के साथ आपने रिएक्शन करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ सोडा लाइम यानी कि CaO. ठीक है, सोडा लाइम है CO. तो अब आपका रिएक्शन में क्या आएगा, CH3 CH2 CH2. ठीक है, ये बचेगा आपका, साथ में Na2. ठीक है, और क्लोरीन का 3 Na2Cl3 आपका बाहर निकल जाएगा. ठीक है, उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये वाला. इसका मैकेनिज़्म आपके बुक्स में दे रखा है बेटा, एक बार आप उसको क्रॉस चेक कर लीजिए क्योंकि मैकेनिज़्म बड़ा है. अगर आप बोलेंगे कमेंट में तो हम अलग से इसको पेपर पे बना के आपको भेज देंगे. उसके बाद है एक्सप्लेन द फॉलोइंग. ट्रांस आइसोमर की जो ब्यूटुइन हैज़ हायर मेलिंग पॉइंट देन सिस आइसोमर. तो बेटा ट्रांस आइसोमर जो होते हैं वो ज़्यादा सिमेट्रिकल होते हैं देन द सिस आइसोमर. इसलिए सिमेट्रिकल होने की वजह से उनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द सिस. ठीक है, ट्रांस का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होता है क्योंकि ये सिमेट्रिकल होता है. मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज मोर स्टेबल. ऑब्वियस है, जो ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगा उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट लग जाएगा. तो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट जो है वो सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन में ज़्यादा होता है, इसीलिए वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं. उसके बाद है क्वेश्चन नंबर C. ड्यू टू CC bond length in benzene is this which is between single bond and CC double bond. बेटा रेजोनेंस की वजह से ऐसा होता है. क्लास में बताया भी होगा आप लोगों को हमने कि जो रेजोनेंस होती है बेंजीन में उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो घूमते रहते हैं. ठीक है, तो कभी आपका यहाँ पे देखो, कभी यहाँ डबल बॉन्ड है, फिर ये यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ ये तो ये घूमता रहेगा. तो इसलिए जो आपको प्रैक्टिकली देखा गया है तो जो बॉन्ड लेंथ होती है वो इनके बीच में होती है ड्यू टू रेजोनेंस. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका सेक्शन D. नाउ सेक्शन नंबर D. इसमें बोला गया है बेटा कि जो भी एनर्जी होती है लाइक केमिकल एनर्जी वो कन्वर्ट हो जाती है मैकेनिकल एनर्जी में, आफ्टर डैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. तो इस तरीके से कन्वर्जन होता है एनर्जी का, एक दूसरे की फॉर्म में इंटर रिलेटेड होती हैं एनर्जीज. साथ के साथ इसमें थर्मोडायनामिक के बारे में बोला गया है, Q और W के बारे में बताया गया है. तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि स्टेट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक. तो हम सबको पता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक होता है एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट जस्ट कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. ठीक है, तो ये सबने लिख दिया होगा आई होप. नेक्स्ट क्वेश्चन है हीट और वर्क डन. दोनों जो है वो स्टेट फंक्शन नहीं है, लेकिन दोनों का सम जो होता है वो स्टेट फंक्शन हमेशा होता है. तो उसे एक्सप्लेन करना है. तो हमें पता है जो हीट है वो पाथ फंक्शन है. ठीक है, और जो वर्क डन है वो भी पाथ फंक्शन है. पाथ फंक्शन मीन्स पाथ पे डिपेंड करते हैं, हीट पे डिपेंड नहीं करते. सॉरी, पाथ पे फंक्शन पे डिपेंड करते हैं, इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड नहीं करते हैं. ठीक है, ये हमें पता है. तो हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि जो डेल्टा यू होता है वो सम अप होता है Q प्लस W का. ठीक है, और डेल्टा यू क्या है, इंटरनल एनर्जी. तो मैंने ये बात भी बताई थी आप लोगों को, जहाँ पे डेल्टा लगा होता है यानी कि वो इनिशियल और फाइनल दोनों पे डिपेंड करता है और वो एक स्टेट फंक्शन होता है. ठीक है, तो इन दोनों का समरअप, क्योंकि एक पाथ फंक्शन है, पाथ पे डिपेंड करता है, इनका समरअप जो होता है वो एक स्टेट फंक्शन होता है. तो इस फॉर्मूले को राइट डाउन कर देना, साथ के साथ एक्सप्लेन कर देना, ये क्वेश्चन हो जाएगा. नेक्स्ट है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 कि 701 दे रखी है. ठीक है, आप लोगों को हीट दे रखी है 701, साथ के साथ वर्क डन दे रखा है 394. और ये दोनों चीज़ें ही बाय द सिस्टम है. आप लोगों को पता है ना बाय द सिस्टम वर्क डन क्या होता है, नेगेटिव. तो फॉर्मूला यही वाला पुटअप करना है. ठीक है, फॉर्मूला यही वाला पुटअप करना. तो डेल्टा यू इस तरीके से लिख दोगे, डेल्टा यू, क्यू की वैल्यू कितनी है आपकी 701, उसको लिख देना. साथ के साथ क्योंकि सिस्टम बाय द है तो फिर वर्क डन माइनस में हो जाएगा 394. ठीक है, इस तरीके से सॉल्व कर देना, आंसर 307 जूल आ जाएगा. ठीक है, ये हो गया आंसर. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी में और में दे रखा है कि गिव 1 पॉइंट डिफरेंस बिटवीन, मतलब थर्मोडायनेमिक के टर्म में सिर्फ एक मेन डिफरेंस बताना है. ठीक है, तो वो मेन डिफरेंस क्या है, लाइक ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी से बताना है. तो हमें पता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करती है, और इंटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं करती, वो किस पे करती है, नेचर ऑफ द सब्सटेंस पे. ये आप लोगों ने कर दिया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है आइसोथर्मल और आइसोबैरिक प्रोसेस. ठीक है, तो आइसोथर्मल में आप लोगों को पता है आइसोथर्मल क्या होता है, जिसमें T से बताया था ना, टेम्परेचर जो होता है वो कांस्टेंट होता है. ठीक है, कांस्टेंट. और आइसोबैरिक, तो बैरिक से मैंने बोला था कि जो बैरिक है उसको उल्टा कर देना, उल्टा कर दोगे तो क्या बन गया P, यानी कि प्रेशर जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा. ठीक है, इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन हो गया. फिर आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32.
वो है कि आपको एक पैराग्राफ दे दिया गया है बेटा, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड का है ये वाला क्वेश्चन, आपको पैराग्राफ दे दिया गया है जिसमें बोला है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, फिर अटैकिंग रिएजेंट के बारे में बताया है, इंटरमीडिएट और फिर प्रोडक्ट के बारे में। बेसिकली आप लोगों को बताया गया है कि कन्वर्जन होती है या जो भी रिएक्शंस होते हैं ऑर्गेनिक में वो किस तरीके से होते हैं, इसके बारे में बताया गया है, ठीक है। साथ के साथ आपको क्वेश्चन दिया है इस पर डिपेंड करके। तो जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है, एक मिनट, ये क्लियर नहीं आ रहा है आप लोगों को। हाँ, पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द रीजेंट शो अंडरलाइन द इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। बस आप लोगों को ये बताना है कि जो अंडरलाइन करी गई है OH- ये इलेक्ट्रोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल है। तो मैंने आप लोगों को बताया था ना कि न्यूक्लियोफाइल जो होता है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, इस तरीके से याद कर लेना, ठीक है। या न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं उस पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, तो ज़्यादा होंगे यानी कि नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज किस पर होता है, OH-। तो इस तरीके से OH वाला इसका आंसर हो जाएगा। ये क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, व्हाट इज द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ अंडरलाइन कार्बन एटम। तो हमें क्वेश्चन जो दिया गया है उसमें बोला गया है C, क्वेश्चन मैं लिख देती हूँ बेटा, ठीक है। क्वेश्चन ये क्लियर नहीं दिख रहा है, मैं लिख देती हूँ। क्वेश्चन है आपका CH3CH2। इसमें बोला गया है इसकी हाइब्रिडाइजेशन बताओ। तो हाइब्रिडाइजेशन का तरीका ये होता है कि कार्बन को पहले खोल के लिख दो, ठीक है। कार्बन को किस तरीके से खोल के लिखेंगे, इस कार्बन में CH3 है तो CH3 3 हो गए। फिर नेक्स्ट इस कार्बन में एक हाइड्रोजन है, H कर दिया, फिर डबल बॉन्ड, फिर इसके साथ 2 हाइड्रोजन है, ऐसे कर दिया। अब हमें देखना है जो sp3 होता है वो कब होता है, जब एक भी 0 पाई बॉन्ड हो, ठीक है। sp2 कब होता है, जब 1 पाई बॉन्ड हो, और sp कब होगा, जब 2 पाई बॉन्ड हो, ठीक है। चेक करते हैं, इसमें देखो सारे के सारे सिग्मा है ना, कोई पाई नहीं है, तो इसमें sp3 होगा, ठीक है। फिर इसमें देखो 1 पाई बॉन्ड है ना, बाकी दोनों इसके जो है वो सिग्मा है, 1 पाई बॉन्ड यानी कि sp2 होगा। और इस पर भी 1 2 3 4 इन दोनों में 1 पाई बॉन्ड निकलेगा ना, तो इसकी भी sp2 होगी। अब क्वेश्चन में पूछा किसका है, इस वाले का, तो इसकी कितनी होगी हाइब्रिडाइजेशन, sp2। इस तरीके से आंसर करना है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट कहाँ है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग O2N CH2 ये वाला और ये, इन दोनों में से बोला गया है कि ज़्यादा स्टेबल कौन सा है और क्यों। तो सबसे पहले इसको अगर ध्यान से देखो तो बेटा देखो इसमें ये सारा सेम है, बस यहाँ पे NO2 ग्रुप लगा है। और हमें पता है जो NO2 ग्रुप होता है वो अपने आप में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। तो NO2 जो होता है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो गया तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और जब ये पूरा कंपाउंड ही इलेक्ट्रॉन खींचता है तो ऑटोमेटिकली -I का इफेक्ट आ जाता है, ठीक है। तो इसको इस तरीके से शो करना है, आप लोग को एक्सप्लेन करना है तो कर देना कि -I का ये पूछेंगे कौन स्टेबल है तो बता देना NO2 वाला स्टेबल है। और क्यों स्टेबल है, क्योंकि -I इफेक्ट लग रहा है इसमें, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसी का और पार्ट है, अरेंज करना है -I, Br, Cl और F को डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमें पता है जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है वो फ्लोरीन होता है, क्लियर नहीं आ रहा है, ठीक है, फ्लोरीन होता है। तो अगर इसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में करेंगे तो सबसे पहले कम वाले का लिखेंगे, फिर उससे ज़्यादा वाले का, फिर उससे ज़्यादा वाले का। डिक्रीजिंग ऑर्डर है तो सबसे ज़्यादा लिखेंगे, सॉरी डिक्रीजिंग ऑर्डर है ना इसमें -I का, तो सबसे ज़्यादा लिखेंगे। और -I इफेक्ट मैंने अभी भी बताया था, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, ठीक है, विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो ज़्यादा हो। तो इसका किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले लिख देंगे इसमें फ्लोरीन का, ठीक है। तो ये अपोजिट में चला जाएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर है तो सबसे पहले फ्लोरीन आ जाएगा, फिर क्लोरीन आ जाएगा, फिर ब्रोमीन आ जाएगा, फिर आयोडीन आ जाएगा, इस तरीके से होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का फ्री रेडिकल वाला बताना। तो फ्री रेडिकल में तुम लोगों को पता है कि प्राइमरी वाला जो होता है वो आता है, उसके बाद सेकेंडरी, फिर टर्शियरी, नॉर्मली 1 2 3 वाली लाइन चलती है, और 1 से भी गया गुजरा जो होता है वो मिथाइल होता है फ्री रेडिकल में। तो और इसका तरीका भी मैंने बताया था, जो मैंने समराइज वाली क्लास ली थी उसमें, एग्जाम से जो पहले 1 दिन पहले ली थी, उसमें मैंने बताया था कि प्राइमरी 1 2 3 प्राइमरी कैसे पहचानेंगे। अगर H2 2 हाइड्रोजन होंगे तो प्राइमरी, अगर 1 हाइड्रोजन हुआ तो सेकेंडरी, और अगर एक भी नहीं हुआ तो टर्शियरी, ठीक है। इस तरीके से भी एक्सप्लेन करा था। तो चलो चेक करते हैं ये वाला क्वेश्चन यही इस तरीके से होगा या नहीं। सबसे पहला है CH3 का 3 और कार्बन के साथ 1 डॉट लगा, यानी कि ये टर्शरी हो गया, एक भी हाइड्रोजन नहीं है ना, तो ये टर्शरी। सेकंड वाला हो गया इसमें CH3 CH2 और 1 डॉट लगा है, CH2 2 H लगेंगे तो कौन सा हो गया, प्राइमरी, तो ये है प्राइमरी। नेक्स्ट देखते हैं CH3 CH CH3, ये डॉट लगा हुआ है। अब C के साथ एक ही H है ना, एक H हो गया यानी कि सेकेंडरी, तो ये हो गया सेकेंडरी। और उसके बाद लास्ट वाला क्या है CH3 तो अपने आप में गया गुजरा है, तो इस तरीके से इन्हें अरेंज कर दीजिए। सबसे पहले क्या आएगा आपका CH3 वाला आएगा, आफ्टर डैट प्राइमरी वाला, सेकेंडरी वाला, टर्शरी वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का सेक्शन नंबर E। सेक्शन नंबर E
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33 बेटा आपका, जिसमें ली चैटेलियर प्रिंसिपल के बारे में बताना है। तो ली चैटेलियर प्रिंसिपल आपको लोगों को पता है क्या होता है, इसका एक नंबर मिल जाएगा। इसके बाद है व्हाट इज द इफेक्ट। तो H2O में जब H2 में CO ऐड करेंगे तो इफेक्ट क्या पड़ेगा, अगर H2 की कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं। तो हमें पता है इसमें जो है H2 की कंसंट्रेशन अगर बढ़ाते हैं CH3OH इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। अगर H2 की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो क्या होगा, जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड की तरफ जाएगा, ठीक है। ये होगा इसमें, क्योंकि यहाँ पे कम हो गया ना, तो कंसंट्रेशन बढ़ा दी गई है यानी कि रिएक्शन ज़्यादा हो गया। जब ज़्यादा रिएक्शन हो जाएगा तो कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड की तरफ जाएगा। तो इस तरीके से लिखना है, द रिएक्शन गोइंग टू द फॉरवर्ड डायरेक्शन। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, अगर CO2 की कंसंट्रेशन कम कर दी गई है, तो अगर CO की कंसंट्रेशन कम कर देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे कंसंट्रेशन कम हो गई। जब कंसंट्रेशन यहाँ पे कम होगी तो उसे बैलेंस करने के लिए ये सारा प्रोडक्ट जो होगा वो बैक डायरेक्शन में जाएगा। तो रिएक्शन गोइंग टू द बैकवर्ड डायरेक्शन। इस तरीके से दोनों क्वेश्चन होंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको कि इक्वल वॉल्यूम दिया गया है 0.002 मोलैरिटी सॉल्यूशन का। तो इसे इस तरीके से करना है बेटा। सबसे पहले तो आप लोगों को लिखना है कि कंसंट्रेशन कितनी है, 0.002 मोलैरिटी, जिसे कहते हैं 2 × 10⁻³ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये किसकी है, NaIO3 की। और क्योंकि दोनों सेम कंसंट्रेशन है ना, दोनों सेम कंसंट्रेशन को एडअप करा गया है, तो इसका क्या आ गया, CuClO4 ट्वाइस। इस तरीके से हो गया। जब इन दोनों को ऐड करा है तो बोला है कि ये जो है इसमें PPT प्रेसिपिटेशन होगा, और अगर होगा तो कैसे होगा। इस तरीके से क्वेश्चन है, ठीक है, कि किसमें डायरेक्शन किसमें होगा। तो इस तरीके से आ गया है। KSP की वैल्यू दे दी गई है, कितनी दी गई है, 7.4 × 10⁻⁻8 इसको यूज़ दे दिया गया है। अब करेंगे क्या, सबसे पहले हम देखेंगे जो NaI है इसकी कंसंट्रेशन किस तरीके से बदल रही है इसके साथ, ठीक है, और फिर इस वाले की किस तरीके से इसके साथ बदल रही है। फिर दोनों का जो वैल्यू आएगी उसको पुट करना है। तो फर्स्ट क्या करेंगे, हम देखेंगे NaI की। तो NaIO3 इसको ले लिया, NaIO3 का। अब ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, O3 में ही तो होगा ना। O3 तो यहीं से मिलेगा हमें, IO3 यहाँ से तो मिलेगा नहीं। तो IO3 इसमें से ले लिया। तो इसके साथ हम रिएक्शन करेंगे। ये किस में कंसंट्रेशन है, ये इसके बराबर ही माना जाएगा। जब बराबर माना जाएगा तो इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, 2 × 10⁻³ और जब हम ये रिएक्शन लिखते हैं ना बेटा तो इसको बैलेंस करी जाती है, ठीक है। इसे लिखने से पहले आप लोगों को एक रिएक्शन लिखनी है। इतना करने के बाद रिएक्शन कैसे लिखोगे, NaIO3 इसे क्या करा, जमा करा आपने किसके साथ, CuClO4 इसके साथ एडअप करा, और साथ के साथ नेक्स्ट बना NaClO4 और प्लस में Cu। ये आप लोगों को आना चाहिए, ठीक है। इतना तो ये रिएक्शन लिख देंगे तो फिर इतना सॉल्व करना आना चाहिए। और उसका जब बैलेंस करेंगे ना इसे तो 2 आएगा, और यही बैलेंसिंग जो है वो यहाँ पे यूज़ की जाएगी 2, ठीक है। तो यहाँ पे 2 को यूज़ करेंगे, दोनों को काट देंगे तो 1 × 10⁻³ आंसर आ जाएगा इसका। ये मोलैरिटी 1 की हो गई। अब अगर Na की करिए तो फिर हमें दूसरे वाले की भी करनी होगी। इसकी भी इसी तरीके से करेंगे। कैसे करेंगे, CuClO4 ले लेंगे, ये भी ट्वाइस है, ठीक है। और ये किसके बराबर होगा, इस वाले के। तो Cu के साथ एडअप करेंगे, Cu के साथ करेंगे 2+ वाले के साथ, और ये भी वैल्यू जो है वो सेम होगी, क्योंकि हमें अभी पता चला था दोनों जो है वो सेम ही है। तो इसका भी 2 × 10⁻³ आ जाएगा। 2 से करेंगे, इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, 1 × 10⁻³ मोलैरिटी। इस तरीके से आ जाएगा। अब क्या करेंगे, हमें प्रेसिपिटेशन देखना है, तो प्रेसिपिटेशन के लिए तो यही लेंगे ना, क्योंकि इसी का तो प्रेसिपिटेशन देखना है। तो कैसे करेंगे, CuIO3 इस तरीके से लिखेंगे 2 में, क्योंकि यही कंपाउंड बना था। अभी इस तरह देखा था तो यही प्रोडक्ट बना था। इसे करेंगे। अब ये हमें कहाँ से मिला, यहाँ से मिला है और यहाँ से मिला है, तो इन दोनों को यूज़ करेंगे। सबसे पहले इसे करेंगे तो ये कितना आया आपका, Cu2+, और दूसरे वाले को करेंगे तो IO3-। इस तरीके से आ गया है आपका, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व कैसे करेंगे, इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। Cu का आंसर कितना आया था, 10⁻⁻3, यही तो हो गया। और ये जो है IO3 वो 2 में है, 2 है यानी कि इसकी जो भी है इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। पावर में जाएगा ये 2, तो यहाँ पे 10⁻³ का 2 हो जाएगा। 3 दूनी 6, तो माइनस का 6 हो गया। यहाँ पर 10⁻⁻6 और यहाँ पर 10⁻⁻3, तो मल्टीप्लाई में पावर प्लस होती है, तो 10⁻⁻9 आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। इस तरीके से आंसर करना है ये आपका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा अब ये डिटरमाइन द 10⁻⁸ मोलैरिटी ऑफ HCl सॉल्यूशन। log 11 दे रखा है, यानी कि इसमें pH पूछा गया है, ठीक है। तो हम लोगों को पता है HCl जो है उसकी 10⁻⁸ तो कभी हो नहीं सकती है, तो 10⁻⁸ को नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता, इसके साथ वाटर की ऐड की जाती है। तो इसे इस तरीके से लिखते हैं 10⁻⁸ और साथ में प्लस में लिख देते हैं 10⁻⁷, ठीक है, -7 इस तरीके से लिखते हैं। अब ये लिखने के बाद इसका कॉमन लेंगे, जब कॉमन लेंगे तो किस तरीके से आएगा,
कि 10 की पावर -8 जो छोटा होता है उससे कॉमन लेते हैं ना, दोनों में से ये छोटा है, इसे कॉमन लेंगे। इसे जब कॉमन लेंगे तो 10 की पावर -8 यानी कि 1, और साथ में प्लस में आ जाएगा 10 की, खाली 10 आ जाएगा प्लस में। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, मल्टीप्लाई करके चेक कर लो। 10 की पावर -8 सेम आ गया, और जब इसको आपस में सॉल्व करेंगे तो 10 की पावर -7 आएगा। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करते हैं। अब इसको देखा तो 10 और 1 11, तो 11 × 10 टू दी पावर -8 ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें लॉग लगाते हैं तो log m × n क्या होता है, log m + log n ये होता है। तो लगाएंगे यहाँ पे log 11 log m, उसके बाद log n, तो log 10 की पावर -8। log 11 की तो सीधे सीधे वैल्यू दे रखी है 1.0414, इसको रख देना। प्लस में इसको जब करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, ये पूरा माइनस का हो जाएगा, प्लस है ना, ये माइनस का हो जाएगा। -8 log 10, log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो इसमें से माइनस कर देंगे 8 को। ठीक है, जब इसमें से माइनस कर देंगे 8 को तो आंसर इसका 6 पॉइंट के अराउंड आ जाएगा। इसका आंसर जाएगा 6.95 pH। ठीक है, ये चेक करना सब बच्चे अपना। इसमें स्टेप्स के नंबर है, अगर आप लोगों ने इतना भी फॉर्म कर दिया है तो इसमें भी थोड़े नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद एक्सप्लेन करते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। ये भी एनसीईआरटी का ही है, सीधे सीधे डेफिनेशन है। कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है, किसी भी जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उसमें जो चीज़ कॉमन होती है उसको कॉमन आयन इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, जो दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स में ही प्रेजेंट होता है। फिर नेक्स्ट आता है राइट द कंजुगेट एसिड फॉर द ब्रॉन्स्टेड बेस। तो ब्रॉन्स्टेड बेस क्या होता है बेटा, नाम के लिए तो ये बेस है लेकिन काम ये एसिड वाला करता है, और एसिड क्या करता है, H+ लूज करते हैं। तो इन्होंने बोला है ब्रॉन्स्टेड बेस का कंजुगेट एसिड बनाओ। ब्रॉन्स्टेड बेस मैंने क्या बताया, जो H+ लूज करते हैं, और अगर उसको एसिड बनाना है यानी कि H+ गेन करवाना पड़ेगा, तो हमें यही करना है। क्या करना है, जैसे पहला क्वेश्चन है OH-, इसमें H+ गेन करवा दो। ठीक है, जब H+ गेन करवाओगे तो क्या होगा, H2O, तो ये हो गया आंसर OH वाले का। सेकंड क्वेश्चन है CH3COO-, इसमें भी H+ गेन करवा दो तो क्या होगा, CH3COH, ये दोनों हो गया इसका आंसर। ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन था, आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन इसी में और है आई थिंक, और क्वेश्चन नंबर 34 है, और नहीं है। इसमें बोला गया है अकाउंट द फॉलोइंग। तो NH3 हैज़ हायर डाइपोल मूवमेंट देन NF3, ऑल्थो NF बॉन्ड इज मोर पोलर देन NH। तो ऐसा क्यों होता है, तो ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, कई बार आया है, मैंने भी वीडियोस एग्जाम से पहले इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करा था। तो होता क्या है इसमें, NF3 जो है बेटा ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। तो जब ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है ना, किसके कंपेरिजन में, NH3 के कंपेरिजन में, तो डाइपोल मूवमेंट ये तो बन जाता है लेकिन इसका जो होता है वो कैंसिल आउट हो जाता है। जब कैंसिल हो जाता है तो 0 हो जाता है, और इसका जो डाइपोल मूवमेंट होता है वो फॉर्म हो जाता है। ठीक है, नेट इसका डाइपोल मूवमेंट 2 हो जाएगा और उस वाले का कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये रीज़न हो जाता है, क्योंकि इसमें जो होती हैं डाइपोल मूवमेंट अपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं। ठीक है, इसका जो होता है इस तरीके से बनता है ना, NF होता है तो NF इस तरह से कट हो जाता है, एक यहाँ पे होते हैं, तो यहाँ वाले जो बन जाते हैं कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है, ये तो इसका आंसर हो गया है। नेक्स्ट है इसके बाद इन्होंने बोला बॉन्ड और एंगल ऑफ वाटर इज 104। तो 104.5 क्यों होता है, ठीक है, तो 104 इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे वाटर की शेप जो होती है वो बैंड हो जाती है। और इसका रीज़न क्या होता है, लोन पेयर साथ के साथ लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्जन, ये होता है इसका आंसर। किस तरीके से होता है, वाटर को अगर आप लोग देखो तो वाटर का क्या होता है, H2 होता है। ठीक है, तो HO में हो गए 2 और फिर H हो गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी H है, यहाँ पर भी H है, तो यहाँ पर क्या है, लोन पेयर और ये है बॉन्ड पेयर। ठीक है, यहाँ पर भी लोन पेयर बॉन्ड पेयर और आपस में क्या है, बॉन्ड पेयर। तो हमें पता है लोन पेयर सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद क्या होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और उसके बाद बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर, इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर सबसे वीक होता है ना, इसलिए दोनों के दोनों पास आ जाएंगे। जब पास आ जाएंगे तो इसका एंगल क्या हो जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर होता है और सबसे ज़्यादा लोन पेयर होता है। लोन पेयर रिपल्जन सबसे ज़्यादा होता है। तो इसमें लोन पेयर और लोन पेयर बॉन्ड पेयर लगेगा। वाटर का है तो फिर इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से 2 होंगे। तो लोन पेयर रिपल्जन सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, ये चीज़ ज़्यादा होगी, ये चीज़ जो होगी वो कम होगी और ये सबसे कम होगी। तो ये रीज़न आएगा इसमें। ठीक है, इस तरीके से रीज़न लिख देना। डायग्राम बना सकते हो तो डायग्राम बना देना, बेटा परफॉर्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट तरीके से करोगे। अब आप लोगों को पता है, सबसे पहले आपको देखना इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, O2 पॉजिटिव। तो O2 पॉजिटिव ऑक्सीजन के कितने होते हैं, 8 8 दूनी 16 और 1 लूज कर दिया, यानी कि 15 इलेक्ट्रॉन्स। इसमें 15 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से बना देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है O2 नेगेटिव। तो इसका कैसे होगा, 8 दूनी 16 और 1 ले लिया, 17 इलेक्ट्रॉन्स हो गए इसके। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्या है, O2 नेगेटिव। इसमें कितने हो गए, 8 दूनी 16 और 2 ले लिए, यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इस तरीके से बन गया है।
अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखनी है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे होती है, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 ऐसे करके होती थी ना। उसके बाद क्या आता था, फिर पाई आ जाता था। पाई नहीं, इसके बाद क्योंकि ये 14 से ज़्यादा है ना, ये सारे के सारे 14 से ज़्यादा हैं, तो फिर पहले सिग्मा वाला जाता था, तो सिग्मा 2pz, उसके बाद पाई आता था, तो पाई 2px इक्वल टू पाई 2py ऐसे होता था ब्रैकेट में। फिर अगेन दोबारा पाई आता था, तो यहाँ पे लिख देती हूँ पाई स्टार 2px फिर इक्वल टू पाई स्टार 2py ऐसे हो गया। और लास्ट में जाके आता था सिग्मा वाला, सिग्मा स्टार 2pz। ये मैंने पूरा लिख दिया है, अब इलेक्ट्रॉन्स फिलअप कर लेंगे, ठीक है। कर भी दिए हैं, कितने करने हैं, 15। कैसे करेंगे, सिग्मा 1s2 2, सिग्मा स्टार 1s2 2 2 4, सिग्मा 2s2 2 भर दिए दोबारा, सिग्मा स्टार 2s2 2 भर दिए, कितने हो गए 2 2 4 2 6 2 8 हो गए। कितने भरने हैं, 15 और भरते हैं। इसका रूल इसमें भी 2 भर देंगे, 2pz 2। अब इसमें क्या रूल है, पहले 1 फिर 2, 1 फिर 2 फिर 2, तो इन दोनों में 2 2 भर देंगे इस तरीके से, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, 1 बचा है तो 1 इसमें भर देंगे, ठीक है। इस तरीके से कर दिया गया। अब बॉन्ड पेयर निकालना है, तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर और माइनस में नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग। तो पहले एंटी बॉन्डिंग वाले देख लीजिए कितने हैं, बॉन्डिंग वाले हैं आपके, सिंगल हो गया 2 2 4 2 6 2 8 2 10 10 हो गए। 10 में से माइनस करोगे एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग कितने हो गए, 2 2 4 और उसके बाद 1 5 5 हो गए। तो 10 - 5 अपॉन 2 कितना होगा इसका, 5/2। 5/2 का कितना होता है, 2.5। तो बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है, ऊपर से एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये कैसा हो गया, पैरामैग्नेटिक। इस तरीके से सॉल्व करके दिखाना है। दूसरा तरीका क्या है, कैंसिल आउट कर दो, जल्दी सॉल्व हो जाएगा। इससे ये वाला कट गया, इससे ये वाला कट गया। अब बचे हुए जो हैं वो लिख दो, 2 2 4 2 6 और ये 2 2 4 2 6 6 - 1 इक्वल टू 5/2, तब भी 2.5 आंसर आएगा इसका, ठीक है। इस तरीके से ही नेक्स्ट करना है और फिर ये वाला भी करना है। अगर इसका हम देखेंगे बेटा, तो आप इस तरीके से ही भर देना, ठीक है। अगर 17 है ना, तो 17 किस हिसाब से आएंगे, यहाँ से कर दोगे आप 15, 15 के बाद 16 17, यानी कि इसमें 2 इसमें 1, तो फिर बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग के हिसाब से बॉन्ड ऑर्डर जो इसका आएगा वो आ जाएगा। ये है, इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी कि 14 वालों की क्या होगी, फिर 15 की क्या होगी, 16 की, इस हिसाब से आएगा। तो अगर 15 वालों की 2.5 आई है, तो 16 वालों की आ जाती है 2 में, और उसके बाद 1.5 इस तरीके से आता है। तो इसका जो आंसर आएगा वो 1.5 में आएगा बॉन्ड ऑर्डर। ऐसे ही O2 वाले का जो आएगा वो आ जाएगा आपका, O2 के 18 इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो 18 इलेक्ट्रॉन्स के लिए 1 आ जाएगा। इस तरीके से होगा बेटा, ठीक है। इसको ट्राई करना, और जिन्होंने कर रखा है उनके लिए अच्छी बात है कि उनके आंसर सही है, नंबर आ जाएंगे। अब इसे ऑर्डर में भी लगाना है, तो ऑर्डर में किस तरीके से लगाओगे, पहले O2 पॉजिटिव आ जाएगा, फिर O2 नेगेटिव, और आफ्टर डेट O2 2 नेगेटिव, इस तरीके से आएगा इसका O2 पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव वाले की वैल्यू कम है ना, इसकी 1.5 में आई, ये 2.5 में आई है पॉजिटिव वाले की, तो सबसे ज़्यादा है सॉरी, ठीक है। O2 की सबसे ज़्यादा हो गई ना, इसकी 1.5 में आएगी, इसकी 1 में आएगी, तो इस हिसाब से इसे इस तरीके से लगाना होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, क्वेश्चन नंबर लास्ट है 35। ये ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन दिया गया है कि प्रोपेनल एंड पेंटीन 3 ओन आर द ओजोनोलाइसिस प्रोडक्ट ऑफ अल्कीन, तो व्हाट इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ द अल्कीन, ये पूछा गया है इसमें। तो इसके लिए आप लोगों को ओजोनोलाइसिस करके दिखाना है, ठीक है। ओजोनोलाइसिस का प्रोडक्ट तो दिया है, तो इसका रिएक्टेंट बताना है क्या है, और हमें पता है ओजोनोलाइसिस डबल बॉन्ड वाले में लगता है। तो इन्होंने बोला है कि क्या रहा होगा, अल्कीन कैसा रहा होगा, तो टूटा ही तो है ये, प्रोपेनल और पेंटेन दोनों टूटे हैं, दोनों को जोड़ दो, डबल बॉन्ड लगा दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका CH3, यहाँ से पहले प्रोपीन कर दो ना CH, और फिर डबल बॉन्ड करके C के साथ जोड़ दो CH3 CH2 सॉरी CH3 ऐसे कर दो, यहाँ से तुम ब्रांच भी लगा सकते हो चाहे तो CH2 CH3 इस तरीके से आएगा। इसका नाम हो जाएगा 3 इथाइल हेक्स 3इन, हेक्स 3इन या हेक्स 3इन ही होगा, 3 पर हो गया ना, ठीक है। इस तरीके से होगा 1 2 3 या 1 2 3 कहीं से भी ले लो, यही आएगा आयोपेस,
फिर ऑप्शन बना, इसका नाइट्रेशन वाला तो लगाना है, उससे पहले बेंजीन बना देंगे। तो इसका जिंक डस्ट ले लेंगे, ठीक है। जैसे जिंक डस्ट लेते हैं बेंजीन बन जाता है, और बेंजीन का नाइट्रेशन कर देते हैं ना HNO3 और H2SO4 के साथ, जब इसके साथ कर देते हैं तो नाइट्रेशन बन जाता है। तो इस तरीके से आप लोगों को करके दिखाना था ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। फिर सेकंड वाला जो है वो है चल यहाँ पे CH3 इस तरीके से होगा, ठीक है। इसका जब बनाएंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले अल्कोहलिक KOH ले लेंगे, अल्कोहलिक KOH। जैसे अल्कोहलिक KOH लेंगे ये ना ईन बन जाएगा डबल बॉन्ड, तो ईन के लिए क्या होगा CH3, यहाँ से C, फिर डबल बॉन्ड CH2, 1 2 3, यहाँ पर भी एक H आएगा, कार्बन की वैलेंसी पूरी करनी होती है ना, H आएगा। अब यहाँ पे एंटी मार्कोनिफ लगेगा, क्यों, क्योंकि इस पर Br लगा है, और मैंने बताया था एंटी मार्कोनिफ में क्या होता है कि हाइड्रोजन वहाँ जाता है जहाँ पे नंबर कम हो हाइड्रोजन के। तो अगर ये बॉन्ड ब्रेक करता है तो बॉन्ड ब्रेक करेगा दोनों में से, कहाँ पर हाइड्रोजन जाएगा, यहाँ पर तो नहीं जाएगा, यहाँ पे तो जाएगा, तो भीड़ लगेगी, फिर मार्कोनिफ रूल लगेगा। हमें लगाना है एंटी, क्योंकि हमें ये बनाना है। तो फिर क्या होगा, जो H है वो यहाँ पे जाएगा, जब H यहाँ पे चला गया तो क्या होगा, यहाँ पे Br को आना पड़ेगा, तो यहाँ पे Br आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो रूल लगेगा वो एंटी मार्कोनिकॉफ लगेगा, एंटी मार्कोनिकॉफ लगा देना। इस तरीके से सॉल्व करके दिखा देना। इसी में एक और क्वेश्चन है कि गिव द केमिकल टेस्ट और डिस्टिंग्विश बिटवीन इथीन और इथेन। तो बेटा जो इथीन होता है ना वो डिकलराइज जो उस नहीं करता, ठीक है। इस तरीके से करना कि जो इथीन है, सॉरी इथीन जो है ना वो क्या करता है, डिकलराइज कर देता है KMnO4 को। KMnO4 पर्पल वाला सॉल्यूशन होता है ना, तो जब वो वाला सॉल्यूशन जो होता है उसको डिकलराइज कर देता है अगर हम उसमें इथीन डालेंगे। लेकिन अगर जो इथेन होता है ना वो नहीं करता, ठीक है। इथेन जो है वो डिकलराइज नहीं करता, इथीन कर देता है। इस तरीके से बताना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें ABCDE पाँचों दे रखे हैं और पता करना है कि कौन सा कंपाउंड क्या है, ठीक है। तो CaC2 और प्लस में H2O ये लिया गया है, तो A बन रहा है, ठीक है। तो ये हमने रिएक्शन ऑर्गेनिक उसमें देखी थी कि जब ऐसा करते हैं तो फिर अल्काइन बन रहा होता है। तो पहला कंपाउंड तो अल्काइन हो गया, और लेकिन कार्बन का कितना बन रहा है वो नहीं पता। ये भी पता है हमें कि बेंजीन बनता है, तो फिर बेंजीन इसमें जो है रेड हॉट ट्यूब जो है इससे बेंजीन बनता है। तो यहाँ पे रेड हॉट अगर आयरन की ट्यूब लिखी है तो यहाँ पे बेंजीन फॉर्म होगा, तो B तो आपका बेंजीन हो गया, ठीक है। इस तरीके से करना, जो जो चीज़ें आ रही है वो करना, अदरवाइज दूसरा मत करना। ये हो गया B। उसके बाद जो C है वो यहाँ पे अगर हम देख लें तो एनहाइड्रस AlCl3 ले रखा है, यहाँ पे एनहाइड्रस लिया है ना AlCl3। जब ये लेंगे तो ये फिर क्लोरोबेंजीन बन जाता है, तो यहाँ से क्लोरोबेंजीन बना देना, क्लोरोबेंजीन। इस तरीके से सॉल्व करना। ये कंपाउंड हो गया C। इसके बाद यहाँ से ही B वाला जो है उसका एसिटल एनहाइड्रल करा गया, तो CH3COCl करा गया है, साथ में लुईस एसिड लिया हुआ है। इसे लुईस एसिड कहते हैं ना AlCl3 को, ये लिया है। जब इसे लेंगे तो फिर वही बन जाएगा फ्राइडल क्राफ्ट आइसोलेशन वाला जो रिएक्शन होता है, तो COCH3, ठीक है। लगभग उससे आ जाता है, Cl आता है फिर CH3 कन्वर्ट हो जाता है। तो ये प्रोडक्ट हो गया आप लोगों का D। और जब H2SO4 ले रहे हैं यानी कि इसमें ये सल्फोनेशन किया जा रहा है, सल्फोनेशन करेंगे तो SO4H जो है वो ऐड होता है, SO3H। तो बेंजीन के साथ क्या ऐड करेंगे, SO3H। इस तरीके से करना है। जो A वाला है वो फिर डबल बॉन्ड से ऐड करा गया है, तो ये अल्कीन से अल्काइन, ये अल्कीन बनाया हुआ है, अल्काइन से अल्कीन। तो अल्काइन से अल्कीन यानी कि ट्रिपल बॉन्ड वाला है, तो ट्रिपल बॉन्ड वाला CH, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड CH। इस तरीके से करा जाएगा। ये कंपाउंड ये होगी, ठीक है। ये हो गए आपका बेटा फाइनल एग्ज़ाम 11th केमिस्ट्री का। सारे बच्चे आंसर चेक कर लेना, और चाहे तो ग्रुप में भी बता सकते हैं कि कितने एक्सपेक्टेड मार्क्स कवर करे हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच बेटा।